दोस्तों, अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध की वजह से एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े मित्र देश को भारत की जरूरत पड़ी और एक बार फिर से भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। एक ऐसे समय पर जब भारत से जहाज मिडिल ईस्ट के देशों में नहीं जा पा रहे, फिर भी मदद के लिए भारत ने अपने जहाज को इस देश में भेजा है। किस तरह से इस युद्ध की वजह से फूड सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और भारत ने किस देश को सैकड़ों टन मदद पहुंचाई है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे चैनल पर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और इस वॉर से रिलेटेड एक एक अपडेट विद प्रूफ और आर्टिकल के साथ आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस समय जहां पूरी दुनिया को तेल की सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो वहीं मिडिल ईस्ट जिनके पास मनमान तेल मौजूद है, उनके ऊपर फूड सिक्योरिटी का बड़ा संकट मंडरा रहा है। यूएई, सऊदी जैसे मिडिल ईस्ट देश 90% से ज्यादा खाने पीने का सामान बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ये खुद नहीं उगाते। अब ऐसे समय पर जब ये युद्ध चल रहा है तो भी फूड का ट्रेड चलना बहुत जरूरी है और जिस तरह से फ्लाइट्स बंद है, जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जा नहीं सकते, ऐसे में इन देशों के ऊपर ये एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस संकट के समय एक देश के लिए भारत हर बार की तरह संकट मोचक की तरह खड़ा है और वह देश है यूएई। दरअसल हाल के दिनों में मध्य पूर्व के कई देशों में हवाई मार्ग प्रभावित हुए हैं। कुछ यात्री उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कई फ्लाइट्स को दूसरे रास्तों में भेजा जा रहा है। इसका सीधा असर उन कार्गो पर पड़ा है जो आमतौर पर यात्री विमानों के साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों के कार्गो होल्ड में बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां और अन्य ताजा खाद्य पदार्थ भी भेजे जाते हैं। जब इन उड़ानों की संख्या कम हो जाती है तो ताजे खाने की सप्लाई चेन भी प्रभावित होने लगती है। इसी समस्या से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में बड़े रिटेलर्स ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने खास तौर पर केवल कार्गो के लिए समर्पित उड़ानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि सुपरमार्केट में ताजा सामान की कमी ना हो। इसी कड़ी में 7 मार्च को आबू धाबी में एक विशेष कार्गो फ्लाइट उतरी। ये विमान लगभग 80,000 किलोग्राम ताजे फल और सब्जियां लेकर आया था। इसमें करीब 12,000 पैकेज शामिल थे जो भारत से भेजे गए थे। इस पूरी खेप को लाने की व्यवस्था यूएई की बड़ी रिटेल कंपनी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने की थी, जो देश भर में अपने सुपरमार्केट नेटवर्क के लिए जानी जाती है। यह कार्गो फ्लाइट इतिहाद एयरवेज द्वारा संचालित की गई थी। विमान के जरिए भारत से ताजा उत्पाद बहुत कम समय में यूएई पहुंच गए, जिससे उनकी गुणवत्ता भी बनी रही। ताजे फल और सब्जियों के मामले में समय सबसे अहम होता है। अगर इन्हें समुद्री रास्ते से भेजा जाए तो कई दिन लग सकते हैं, जिससे इनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि रिटेल कंपनियां अब एयर कार्गो पर ज्यादा निर्भर हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब वैश्विक सप्लाई चेन में किसी तरह की बाधा आती है तो कंपनियां तुरंत अपने लॉजिस्टिक के तरीके बदल देती है। सामान्य परिस्थितियों में जहां समुद्री मार्ग या यात्री उड़ानों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं संकट के समय तेज विकल्प यानी कार्गो फ्लाइट्स को प्राथमिकता दी जाती है। यूएई के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश अपने भोजन का बड़ा हिस्सा आयात करता है। खासकर ताजे फल और सब्जियों के मामले में यूएई कई देशों पर निर्भर है। इसीलिए अगर सप्लाई चेन में थोड़ी भी देरी होती है तो उसका असर सीधे सुपरमार्केट की शेल्फ पर दिखाई दे सकता है। यह पहली बार नहीं है जब संकट के समय भारत यूएई में इस तरह की सप्लाई पहुंचा रहा है। कोविड के समय भी जब सब देशों ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया था, आवाजाही रोक दी थी, उस समय यूएई को फूड का एक बड़ा संकट फेस करना पड़ा था। लेकिन यूएई के लिए भारत सामने आया था और हजारों टन फूड वहां पहुंचाया था। आज के समय 60% से ज्यादा चावल यूएई में भारत से ही जाता है। भारत ने जब वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तो उसमें केवल एक देश को छूट दी गई थी और वह यूएई था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और यूएई के रिश्ते कितने मजबूत है और इसका फायदा भारत को हर बार मिलता भी है। फिर चाहे आर्टिकल 370 में भारत का सपोर्ट करना हो, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले निवेश करने वाला देश बनना हो, यही कारण है कि एक बार फिर से भारत यूएई के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, भारत के लिए भी समस्याएं बढ़ने वाली है। दरअसल मध्य पूर्व का इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले अनाज और तिलहन के व्यापार का लगभग 13 से 15%
20% हिस्सा स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है। वहीं उर्वरक यानी खाद्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का करीब 20% भी इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बहुत अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से फर्टिलाइजर और कृषि से जुड़े कई जरूरी कच्चे पदार्थों की आवाजाही होती है। अगर यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहता है या फिर जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो दुनिया भर में कृषि व्यापार की लागत बढ़ सकती है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि भारत कई कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। साल 2025 में भारत ने ईरान को करीब 1.2 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चावल का था, जिसकी कीमत लगभग 747 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा भारत ने ईरान को चाय भी बड़ी मात्रा में भेजी, जिसकी कीमत करीब 51 मिलियन डॉलर रही। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ईरान से लगभग 408 मिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जिसमें सेब जैसे फल भी शामिल थे। वहीं अगर युद्ध एक हफ्ते से ज्यादा लंबा खिंचता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की स्थिति के कारण कई जहाजों की आवाजाही में देरी हो रही है। भारत के चावल व्यापार पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। भारत हर साल लगभग 60 लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है। इस चावल के बड़े खरीदारों में सऊदी अरब, इराक, यूएई और यमन जैसे मध्य पूर्व के देश शामिल है। ईरान भी लंबे समय से भारत के बासमती चावल का एक बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण इस क्षेत्र में चावल की शिपमेंट धीमी पड़ गई है या कुछ मामलों में रुक भी गई है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख टन सुगंधित चावल फिलहाल भारतीय बंदरगाहों पर अटका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3000 कंटेनर अलग अलग पोर्ट्स जैसे कांडला और मुंद्रा पर खड़े हैं। जहाज उपलब्ध न होने और बीमा लागत बढ़ने के कारण निर्यातकों को दिक्कत हो रही है। इसी वजह से चावल निर्यातकों ने सरकार से पोर्ट चार्ज में राहत देने की मांग भी की है। इसके अलावा दालों के व्यापार पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। भारत हर साल लगभग 50 से 60 लाख टन दालें आयात करता है, जिनमें तूर, उड़द और मसूर शामिल है। ये दालें म्यांमार, कनाडा और अफ्रीकी देशों से आती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला और तेल की कीमतें बढ़ी तो समुद्री माल ढुलाई यानी फ्रेट की लागत बढ़ सकती है। इससे दालों की आयात कीमत भी बढ़ सकती है और अंत में इसका असर खुदरा कीमतों पर दिख सकता है। फिलहाल दालों की सप्लाई पर सीधा बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आने वाली कई दालें उन समुद्री रास्तों से आती है जो इस संघर्ष क्षेत्र से दूर है। इसके बावजूद बीमा लागत बढ़ने और डॉलर के मुकाबले रुपया के कमजोर होने से आयात महंगा हो सकता है। चाय के निर्यात पर भी दबाव आ सकता है। कुछ साल पहले तक ईरान भारत की चाय का बड़ा खरीदार था और भारत की कुल चाय निर्यात का लगभग 15 से 20% हिस्सा वहीं जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में ये हिस्सा घटकर 5% से भी कम रह गया। फिर भी अगर शिपिंग मार्ग या भुगतान प्रणाली प्रभावित होती है तो चाय निर्यातकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। एक और बड़ा मुद्दा उर्वरकों यानी खाद्य की सप्लाई से जुड़ा है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया में उर्वरक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो खाद्य की कीमतें बढ़ सकती है। इससे किसानों की लागत बढ़ेगी और अंत में इसका असर खाद्य कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सप्लाई चेन को काफी हद तक विविध बनाया है, इसीलिए तुरंत किसी बड़े संकट की संभावना कम है। लेकिन अगर ये संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो वैश्विक कृषि व्यापार में अस्थिरता बढ़ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।